नमस्कार। अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से जुड़ा ये विश्लेषण आपके लिए ही है। आज हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित उन सभी जरूरी संवैधानिक पहलुओं पर बात करने वाले हैं जो परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी पूरी चर्चा का आधार है संविधान का भाग 5, जो कि संघ के बारे में है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक ये हिस्सा राष्ट्रपति और हमारी केंद्र सरकार के पूरे ढांचे को समझाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम एक एक करके इन सभी विषयों को समझेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति की भूमिका, फिर उनका चुनाव कैसे होता है, उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनके पास क्या शक्तियां हैं और आखिर में उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि राष्ट्रपति को हमारी कार्यपालिका का प्रमुख यानी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बनाने का संवैधानिक आधार आखिर है क्या। देखिए, इसकी नींव रखी गई है अनुच्छेद 52 में। ये बस एक लाइन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि देश का ये सर्वोच्च पद कभी भी एक पल के लिए भी खाली नहीं रह सकता। ये देश के निरंतर शासन को सुनिश्चित करता है। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये वाकई दिलचस्प है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। इससे राष्ट्रपति कार्यकारी पालिका के नाम मात्र यानी कि एक फॉर्मल हेड बन जाते हैं। जो असली शक्तियां हैं वो तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास ही होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के प्रथम नागरिक यानी हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। ये प्रक्रिया काफी अनोखी है और समझने में भी बहुत मजेदार है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये चुनाव होता कैसे है। एक बात तो साफ है, ये हमारे आम चुनावों जैसा बिल्कुल नहीं है, जहां हम और आप सीधे जाकर वोट डालते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं, और इसका जिक्र अनुच्छेद 54 में है। अब इसमें वोट कौन डालता है? इसमें संसद के दोनों सदनों और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सिर्फ चुने हुए सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो इसमें हिस्सा नहीं लेते। और जिस सिस्टम से वोटिंग होती है उसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब है कि हर वोटर अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक देता है। ये गुप्त मतदान के जरिए होता है। और ये स्लाइड देखिए, ये इस प्रक्रिया की जटिलता को बहुत अच्छे से दिखाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक विधायक यानी एमएलए के वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। वहीं एक सांसद यानी एमपी के वोट की कीमत सभी राज्यों के विधायकों के वोटों के कुल मूल्य पर निर्भर करती है। ये एक जटिल लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड सिस्टम है। ठीक है, तो अब हम चुनाव की प्रक्रिया तो समझ गए हैं। अब आइए देखते हैं कि आखिर राष्ट्रपति पद के लिए कौन योग्य है और उनका कार्यकाल कितने समय का होता है। अनुच्छेद 58 में योग्यता के लिए 4 सीधी सीधी शर्तें बताई गई हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरी, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी, वो किसी भी लाभ के पद पर न हो। खासकर ये 35 साल वाली उम्र, इसे परीक्षा के लिए जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। लेकिन एक मजेदार बात है, अमेरिका में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, पर भारत में अनुच्छेद 57 के तहत ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के लिए दोबारा चुना जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति असल में करते क्या हैं। आइए अब इस पद से जुड़ी विशाल शक्तियों और जिम्मेदारियों की दुनिया में चलते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा बहुत ही बड़ा है। कार्यकारी शक्तियों से लेकर विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य और यहाँ तक कि आपातकालीन शक्तियां भी उनके पास हैं। चलिए कुछ सबसे खास शक्तियों पर एक नजर डालते हैं। एक बहुत ही जरूरी विधायी शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसका मतलब है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तब भी राष्ट्रपति एक ऐसा कानून जारी कर सकते हैं जिसकी ताकत संसद के बनाए कानून के बराबर होती है। और हाँ, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को एक बहुत ही असाधारण न्यायिक शक्ति देता है, और वो है क्षमादान की शक्ति। इसके तहत वो किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये एक तरह से न्याय व्यवस्था पर एक मानवीय नियंत्रण का काम करता है। और अब आखिर में बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों पर सबसे बड़े नियंत्रण की, यानी महाअभियोग की प्रक्रिया। ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अब यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार पर लाया जा सकता है, और वो आधार है संविधान का उल्लंघन। बस यही एक वजह हो सकती है। इस प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है।
इसे शुरू करने के लिए किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के दस्तखत चाहिए। फिर उसे पास करने के लिए 2/3 का विशेष बहुमत चाहिए। और ये प्रक्रिया दोनों सदनों में होती है। ऐसा इसलिए है ताकि इस शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो और देश के सर्वोच्च पद की गरिमा बनी रहे। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, भले ही राष्ट्रपति एक नाम मात्र के प्रमुख हैं, फिर भी वो भारतीय लोकतंत्र में संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? ये पद सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों से कहीं बढ़कर है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक स्थिर शक्ति के रूप में काम करता है।